राष्ट्रकूट डायनेस्टी कहाँ से था? अराउंड द डेक्कन रीजन एंड साउथ में, ओके, साउथ इंडिया में इट बिकेम वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट रीजन्स, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट डायनेस्टीज। अब यहाँ पर देखिए, आपको इनका मैप दिखेगा। सो फ्रॉम कर्नाटक टू द एरियाज ऑफ महाराष्ट्र, they had the control with their capital at मान्यखेड़ और मान्य खेता। ओके, मालखेड़, मान्यखेड़ या मान्यखेता, तीनों चीज एक ही है। दिस इज द कैपिटल। ओके, आप यहां पर अगर देखिएगा तो दे आर नियर टू द पट्टा डकाल एंड बदामी group of temples, and then you have the Ellora as well, and sandwiched between them is the Manyakheta. Okay, so Rashtrakuta Empire 750 to 900, similar timeline as the Pratiharas. We have them in the similar timeline as the Pratiharas. ठीक है, अब हम आके चलते हैं। सो दे ऑल्सो डिड अ लॉट ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो राष्ट्रकूता जो है, इट इज फाउंड इन इंस्क्रिप्शंस ऑफ अर्लियर सेंचुरीज, एंड दे वेयर बेसिकली रेफरेंसिंग द लोकल chieftains इन पार्ट्स ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। ओके, कर्नाटका और महाराष्ट्र जो है, उनके बारे में हम लोग जानते हैं कि दीज वेयर इनिशियली द लोकल चीफ्स हु रोज टू बिकम पावरफुल, एंड सम हिस्टोरियंस ट्रेस देम टू लत्तालूरा और लातूर, मॉडर्न डे लातूर। लातूर में आज के डेट में हम किस चीज के वजह से जानते हैं लातूर को? लातूर जनरली इज नोन फॉर वाटर क्राइसिस। आपने न्यूज में सुना होगा, लातूर जो है इज द एरिया which is very well known for water crisis. Okay, so there in the recent times they had to bring trains of water. Okay, trains of water, स्पेशल ट्रेन्स चलानी पड़ी थी बिकॉज वाटर का प्रॉब्लम हो चुका था। वन ऑफ द अर्लीस्ट नोटेबल रूलर इज दांती दुर्ग। नाउ दिस इज एन important ruler. Who was an important ruler? Danti Durg, and he is credited with defeating the Chalukyas of Badami. तो हमें क्या पता चलता है? Somebody who is defeating the Chalukyas will be the contemporary of Chalukyas or not? Somebody who is defeating the Chalukyas will be contemporary. Yes. Okay. ठीक है, just second. Yes. तो ये जो दांती दुर्ग है, दिस पर्सन दांती दुर्ग, he performed the Hiranyagarbha or the golden womb ritual to proclaim the Kshatriya status. So this is important, my dear friends. ये याद रखिएगा, हिरण्यगर्भा, that was done to gain the Kshatriya status. So आपसे पूछा जा सकता है कि किसने किया था दिस हिरण्यगर्भा और गोल्डन वूम रिचुअल। राइज टू पावर एंड पॉलिटिकल एक्सपेंशन की हम बात करते हैं। सो दांती दुर्ग जो है, कब आया था? 735 टू 756। अगेन दिस इज द 8th century. ही डिड द हिरण्य गर्भा रिचुअल। तो ये एक मूवी आई थी, आपने देखा होगा, बहुत बहुत पॉपुलर मूवी हुई है अभी, उसका सेकंड वर्जन भी आ रहा है। क्या नाम है उसका? जिसमें वो एक मराठा फोर्ट में जाता है, एंड देन दैट पर्सन गोज इनसाइड। नो, नॉट कंटारा, इट्स ऑन अमेजोन प्राइम। जिसमें वो लेता है उससे हस्तर, हस्तर आ जाएगा, तुम्बद। ओके, तुम्बद। सो ओके, इट रिमाइंड्स यू ऑफ तुम्बद या। सो हिरण्य गर्भ, गोल्डन वूम जो है आपका, वो बेसिकली इट्स वर डन बाय दांती दुर्ग, एंड दांती दुर्ग वाज अ वेरी रेवोल्यूशनरी किंग। ओके, दांती दुर्ग was a very revolutionary king who basically set the tone for the later South Indian or the Deccan kingdoms.
Then came Krishna the First, and he consolidated territories after Danti Durg, and he is credited with commissioning the Kailas temple at Ellora. So ये बहुत important है. Kailas temple at Ellora under the Rashtrakuta king Krishna I. Okay, Krishna the First. Okay, उनके अंदर में ये हुआ था. Then came Dhruv in 780 to 793 century, and he is known for his extensive northern campaigns, and both the Gurjara Pratihar ruler Vatsaraja and Dharampala. So ये जो ध्रुव थे, राजा ध्रुव, he was the contemporary of Vatsaraja and Dharampala, and he fought against both. Govinda the Third, again an important king, and he conducted campaigns against the Pallavas, Cheras, and the Pandyas, and he built upon Dhruv's success. Okay, and at its height, the Rashtrakuta Empire, it stretched from Kannauj in the north to Kanchi in the south. तो ये जो है, आप देखिए, कन्नौज से लेके कांचीपुरम तक, कन्नौज टू कांचीपुरम. So this was during the time of Govinda III. Okay, Govinda III, the third. Now, same अगर मैं बात करूं, गोविंदा द थर्ड was the ruler जिसके समय जेनिथ पे पहुंचा था. दूसरी चीज what I am asking you is, what about the Pratiharas? प्रतिहारस का ऐसा किंग कौन था? मिहिर, भोज एंड महेंद्र पाल. अगेन ही वॉज नॉट अ पाला किंग. महेंद्र पाल नाम था प्रतिहार किंग. ओके, याद रखिएगा. सो ये चीज आप याद रखिएगा. गोविंदा द थर्ड वॉज वन ऑफ द ऑप्शंस. इट वॉज नॉट द करेक्ट आंसर, बट इट वॉज वन ऑफ द ऑप्शंस इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. ये याद रखिएगा कि कांची से लेके कन्नौज तक हु स्ट्रेच द राष्ट्रकूता एम्पायर? इट वॉज गोविंद द थर्ड. उसके बाद came a very visionary ruler, that was Amogh Varsha. Amogh Varsh जो था, he shifted the capital to Malkhed और Manyaketa. Okay, in modern day मालखेड़ का कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस बचा नहीं है. ओके, मालखेड़ जो है, इट डजंट फीचर इन द मालखेड़ जो है, इट डजंट फीचर इन द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया एज सच, एंड इट इज नाउ जस्ट अ टाउन. ओके, now it is just a town. है ना? I think it's located in Karnataka, and it's in Kalaburgi district. है ना? If somebody can correct me, it's located in Kalaburgi district, and ये जो मालखेड़ है, it's now just a small town with few thousand people. So he Amogh Varsh जो है, he shifted the capital to Manyakhet, and he authored parts of Kavi Raj Marga. Now this is very important. Why Kavi Raj Marga is important? Kavi Raj Marg is important because it had the foundations for Kannada literary works, which later reached its zenith during the time of the Vijayanagar Empire. During the time of the Vijayanagar Empire, it reached its zenith. Okay. Periodic renewals of northward expedition happened ताकि कंट्रोल जो है असर्ट किया जा सके. सो दीज पीपल वेयर बेसिकली साउथ इंडियन किंगडम थे ये. सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर देम टू गो टू द नॉर्थ periodically so that they can continue asserting themselves. But at the same time, they were also facing problems from the east and west by the Palas and the Pratiharas respectively. After the late 9th and 10th century, they had very less effective rulers. The last great ruler was Amogh Varsh in the 9th century, from the early 9th to the late 9th century.
So this guy, Amogh Varsh, he ruled for a long period. आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट ही रूल्ड फॉर 64 ईयर्स के करीब, 64 ईयर्स के करीब दिस गाय रूल्ड, एंड इट प्रूव टू बी गुड फॉर द राष्ट्रकूटास टू हैव दिस काइंड ऑफ कंटिन्यूटी। क्योंकि पहले मैंने आपको यही बताया कि राजा लोग जो थे, सपोज दे यूज टू गो ऑन अ हंटिंग एक्सपेडिशन, दे यूज टू गेट अ कट एंड देन दे यूज टू डेवलप टेटनस, समथिंग लाइक दैट। दे यूज टू डेवलप कॉलेरा, दे यूज टू डेवलप जॉन्डिस। जॉन्डिस meant डेथ। आज है ना कि जॉन्डिस के लिए यू यू गेट इनटू हॉस्पिटल एंड गेट सम मेडिसिन एंड you're good to go, but in those times allopathy medicine was not there. Okay, and so many kings used to, they die within 2 years of or 3 years of getting. But when these kind of kings come, who are there for 60-65 years, who are ruling for 60-65 years with an age of 85-90, so generally it gives a continuity to the empire, which was very hard to find in those days because of lower age expectancies. अब इनका कोलैप्स जो था बिकॉज ऑफ अगेन द सेम रीजन, प्रेशर फ्रॉम डिफरेंट डायनेस्टीज इंक्लूडिंग द प्रतिहारास, पालास एंड द तमिल रीजन्स फ्रॉम द चोलास, दे कोलैप्स्ड। एंड इनका जो इंपीरियल गवर्नेंस है, इनके ये जो किंग थे, दे यूज टू टेक द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज, एंड की ऑफिसेस था जो इसमें महासंधि विग्रह विग्रह विच वाज मिनिस्टर फॉर वॉर एंड पीस, एंड महादंड नायका वाज द चीफ जस्टिस or commander, and large empire was divided into rashtra's were provinces, then vishayas, just like the Guptas. Okay, and rashtra's jo the, they were governed by governors. The vishayas was governed by the vishayapati or the district head. They had the feudatory system where the local chieftains, they retained their territory if they acknowledged Rashtrakuta sovereignty, and they paid tribute and supplied troops. Okay, they relied on agri surplus from fertile Deccan region and robust trade routes. Okay, and both inland trade and maritime trade, they benefited. If you will see here the map, so they had control over the entire western coastal boundary. उसके वजह से they had a good trading partnership with the Arabs. Okay, Arabs के साथ इनका, okay, there has not been any question. There has not been till now, in my knowledge, from 90s also, there have not been any question as of now. Okay. So religion and cultural patronage की बात करते हैं, so they patronized multiple faiths. They were typically Shaivites or Vaishnavites, but they also gave endowments to the Jains and the Buddhist monks. Amogh Varsh had strong Jain leanings, so this is important. The person who wrote Kavi Rajamarga had strong Jain leanings, and they built Jain temples with Jain scholar like Jinnah Sen. तो जिना सेन जो है, दिस पर्सन वॉज देयर इन द कोर्ट ऑफ अमोघ वर्षा। ओके, सो जिना सेन जो है, उसने क्या लिखा था? जिना सेन वॉज द पर्सन हु रोट दी, ओके, हु रोट दी आदि पुराण। ओके, एंड जिना सेन जो है, इसने आदि पुराण लिखा था वाइल बीइंग पैट्रोनाइज्ड बाय अमोघ वर्षा। ओके, एंड ही ऑल्सो रोट महापुराण। He wrote what? He wrote Mahapuran. तो आदि पुराण एंड महापुराण, he was from the Digambar sect. जिना सेन जो है, he was from the Digambar sect. Does it make sense? Does it make sense that he was a Digambar saint being in South India, around the region of Karnataka? Yes. Okay. Kavi Rajmarg is considered the earliest surviving literary text in Kannada, and it is linked to Amogh Varsha. And Sanskrit scholars were also there, and they received patronage. There were a lot of learning centers, intellectual exchange during the Rashtrakutas. Art and architecture में, so Krishna the first, a Rashtrakuta king, he commissioned the Kailash temple in Ellora, and it is a monolithic structure carved out of a single rock, which is the first example
of such structure to be carved out. हमने पढ़ा था ना, we studied about the caves of Bihar or the Mauryan caves. याद आया? where the where the Ajivikas and the Buddhists they used to meditate. Yes, the Nagarjuna cave and the Barabar cave. उसके बाद जो है monolithic structures it gained prominence, where एक piece of rock, मान लिया बड़ा सा mountain, small mountain होता था, उसी को कार्व करके विदाउट यूजिंग एनी अदर पार्ट्स एक स्ट्रक्चर हम अंदर से निकाल देते थे. सो कैलाश टेम्पल एट एलोरा, okay, this is one of the biggest achievements of the Rashtrakuta dynasty, and other rock temples also. So contribution, they continued ongoing cave complexes at Ellora. So caves 13 to 29 at Ellora, 13 to 29 at Ellora have the Rashtrakuta patronage. So आपसे यूपीएससी पूछ सकता है कि राष्ट्रकुतास के बारे में बताइए इन द GS1 मेंस. ओके, GS1 मेंस में यूपीएससी कैन आस्क यू टू टेल मी अबाउट द आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड द लिटरेरी कंट्रीब्यूशन ऑफ द राष्ट्रकूता एम्पायर. ओके, सो दिस इज योर राष्ट्रकूता एम्पायर. बाद में इनका डिक्लाइन स्टार्टेड आफ्टर कृष्णा थ्री, मिड 10th century में. नॉट मेनी गुड रूलर्स केम who were able to consolidate. There was pressure from all sides by the Cholas, by the Pratihars, and by the Palas as well. And due to that pressure, they started to collapse. And the feudatories, they seized opportunity to break away, creating new independent lineages. And by the late 10th and early 11th century, main Rashtrakuta line जो है, that got over. Okay, is it clear? क्या ये क्लियर है आपको? कोई डाउट है इसमें राष्ट्रकूताज में?